हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे हो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं ऑटो वायरिंग के कॉन्सेप्ट को, जो कि हमारा सेशन 12 रहेगा। इस 12 सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं ऑटो वायरिंग क्या होता है। ऑटो वायरिंग में हम लोग ऑटो वायर एनोटेशन का यूज कैसे करेंगे वो हम लोग देखेंगे। इसका यूज कहाँ पे होता है हमारे प्रोजेक्ट में वो हम लोग देखेंगे। ओके, इससे पहले हम लोगों ने सीखा था स्प्रिंग के कुछ कॉन्फ़िगरेशंस, जो एनोटेशंस हैं वो हम लोगों ने देखा था। स्प्रिंग एनोटेशंस कॉन्फ़िगरेशन। ओके, वो क्या क्या थे? एट द रेट कंपोनेंट एनोटेशन, कंपोनेंट एनोटेशन ये क्या करता था कि ये क्लास को क्रिएट करता था। मतलब किसका काम क्या था? टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। किसके अंदर? कंटेनर क्या करता था? अगर मैं क्लास के ऊपर कंपोनेंट एनोटेशन यूज करता था तो क्या होता था कि कंटेनर क्या करता था, उसका ऑब्जेक्ट बना देता था उस क्लास का। ओके, लेकिन उसके बाद हम लोगों ने देखा था वैल्यू एनोटेशन के बारे में। वैल्यू एनोटेशन क्या करता था कि प्रॉपर्टीज फाइल से डेटा को रीड करता था, देन उसके बाद और हम लोग हार्ड कोडेड के थ्रू वेरिएबल में भी डेटा इंसर्ट करते थे। कहने का मतलब कि ये क्या करता था कि डायरेक्ट वैल्यू इंजेक्ट करता था वेरिएबल में। और दूसरा चीज इसमें क्या था कि डेटा को रीड करता था कहाँ से? प्रॉपर्टीज फाइल से। ओके, यहाँ तक हम लोगों ने देखा था कि वैल्यू को कहाँ तक रीड करता था। सॉरी, वैल्यू को रीड करता था वेरिएबल्स प्रॉपर्टीज फाइल से। ओके, ओके, यहाँ तक आपको क्लियर है। देन उसके बाद हम लोगों ने सीखा था कंपोनेंट स्कैन का। कंपोनेंट स्कैन एनोटेशन का यूज क्या है? कंपोनेंट स्कैन, इसका यूज हम लोग किस लिए करते हैं? ये क्या करता है कि क्लास को फाइंड करता है, जिस जिस क्लास के ऊपर कंपोनेंट लगा होता है उन सारे क्लास के को क्या करता है? स्कैन करके कंटेनर को इन्फॉर्म करता है कि आपको क्या करना है, इसको इन सारे क्लास का ऑब्जेक्ट बना देना। ओके, तो ये हम लोग कॉन्फ़िगरेशन क्लास में लिखते थे। ओके, जिसे हम लोग इसमें हम लोग क्या पास करते थे? पीएस पैकेज। ये क्या करता था? क्लास को स्कैन करता था, कौन कौन से क्लास का कंपोनेंट बनाना है वो स्कैन करता था। कौन कंपोनेंट? कंपोनेंट स्कैन। देन उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि प्रॉपर्टीज फाइल के अंदर जो डेटा है उसको स्कैन करने के लिए हम लोग क्या यूज करते थे? प्रॉपर्टी सोर्स एनोटेशन का। प्रॉपर्टी सोर्स एनोटेशन। ओके, टू लोड प्रॉपर्टीज फाइल। ओके, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। ओके, तो आज हम लोग सीखेंगे ऑटो वायर के कॉन्सेप्ट को, जिसमें हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि ऑटो वायर हमारे प्रोजेक्ट में कहाँ पे यूज होगा और इसका क्या यूज केसेस है और ये कितना पावरफुल है। मतलब कि इसका यूज है कि दो ऑब्जेक्ट को क्या करता है? आपस में लिंक कर देता है। ओके, तो वैसे स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूँगा जो हमारे सेशन 12 को देख रहे हैं, जो हमारा 12 सेशन है, तो अगर आप चाहते हो कि पिछले सारे सेशंस को एक्सेस करना चाहते हो तो आपको क्या करना है? इंडिया फ्री इंटर्नशिप चैनल के अंदर आपको एक स्प्रिंग बूट फुल कोर्स का प्लेलिस्ट मिलेगा। उसके अंदर पिछले सारे सेशंस का वीडियो अवेलेबल रहेगा। आप वहां से क्या कर सकते हो? एक्सेस कर सकते हो। ओके, और जो भी मैं यहाँ पे स्प्रिंग बूट फुल कोर्स का जो क्लास ले रहा हूँ यहाँ पे इस यूट्यूब पे, आप ऐसा नहीं समझना कि यूट्यूब पे है तो मतलब कुछ वैल्यू नहीं है। ये कंप्लीट लाइव क्लास चल रही है, बिल्कुल 1 आवर की। मैं कोई भी ऐसा कोई पीपीटी सिस्टम नहीं यहाँ पे रखने वाला हूँ कि बस पीपीटी प्रिपेयर करा और 8 आवर्स में आपका स्प्रिंग बूट क्लियर होगा। ये कंप्लीट 100 के अराउंड ये क्लासेस चली जाएगी। तो आप इसमें कंप्लीट स्प्रिंग बूट का यूज करना सीख जाओगे। स्प्रिंग बूट की हेल्प से आप क्या करोगे? फास्ट एप्लीकेशन डेवलपमेंट करना सीख जाओगे। ओके, और ये कोर्स आपको कंपनी में भी काफ़ी हेल्प करेगी। वहाँ पे आप जब प्रोजेक्ट डेवलप करोगे तो आपको काफ़ी आसानी होगी। ओके, यहाँ तक कि आपका इंटरव्यू भी क्लियर करने के लिए ये प्लेलिस्ट काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, स्प्रिंग बूट का फुल कोर्स। ओके, तो आपको जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इन सारे का नोट्स मैंने इस गिटहब अकाउंट पे ऐड कर दिया है नोट्स के रिपोजिटरी में। आपको क्या करना है? डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखा है, आप वहां से क्या करोगे? इसे क्लिक कर लोगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे स्प्रिंग बूट रनिंग नोट्स का पीडीएफ मिल जाएगा। इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको
अभी तक हमारा सेशन 11 कंप्लीट हुआ है, तो आपको सेशन 11 तक के सारे नोट्स मिल जाएंगे। आप यहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हो। जैसे जैसे हमारा सेशन कंप्लीट होते जाएगा वैसे वैसे मैं नोट्स यहाँ पे प्रिपेयर कर रहा हूँ। अभी तक हमारा सेशन 11 है, तो मैं क्या करूँ, अभी तक के सारे नोट्स मैंने 11 तक के जो भी मैंने करे हैं वो कंप्लीट करा हूँ, और वो उस लिंक पे मैंने ऐड करा है। ओके, जहाँ से आप क्या कर सकते हो, आप कोड की प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, और जो भी मैं कोडिंग करूंगा लाइव, उसका भी सोर्स कोड मैं इसी लिंक पे ऐड कर दूंगा। वहाँ पे नोट्स रिपोजिटरी के अंदर नहीं रहेगा, वो रहेगा ऑल ट्यूटोरियल्स सोर्स कोड्स का। ओके, वो भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और ये जो कोर्स चल रही है बिल्कुल लाइव नोट्स लाइव कोडिंग के साथ चल रही है। तो सेशन 12 शुरू करने से पहले, जिसमें हम लोग शुरू करने वाले हैं ऑटो वायरिंग का कॉन्सेप्ट, तो आप अगर हमारे चैनल पर न्यू हो तो सबसे पहले क्या करो, इसे सब्सक्राइब कर लो। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे काफ़ी हेल्प मिल जाती है, और आपके लाइक से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिल जाती है। ओके, तो अगर वीडियो पे पहली बार, चैनल पे पहली बार हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तो शुरू करते हैं ऑटो वायरिंग के कॉन्सेप्ट को। तो ऑटो वायरिंग के कॉन्सेप्ट को सिंपल आप ये समझो कि जब एक क्लास के अंदर दूसरे क्लास के वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं, जैसे कि जब एक क्लास के अंदर दूसरे क्लास का वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो ऊप्स में इसे हम लोग क्या कहते हैं, एसोसिएशन, दैट मीन्स हैज ए रिलेशन। ओके, तो यहाँ पे एनोटेशन का यूज उसी वक्त होगा जब एक क्लास के अंदर दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। तो यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, तो जब हम दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना चाहते हैं, तो वहाँ पे उस क्लास के ऑब्जेक्ट को इंजेक्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं @ऑटोवायर एनोटेशन को। ओके, जैसे कि यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। मैं एक एग्जांपल लूंगा एम्प्लॉय डाओ क्लास का, और दूसरा एक क्लास लूंगा मैं एम्प्लॉय सर्विस का। ओके, आप इन दोनों को ध्यान से समझना। ओके, जैसे ये क्लास है एम्प्लॉय डाओ। ओके, वन मिनट गाइस। जैसे एक क्लास है एम्प्लॉय DAO, आप इसमें नेम को उतना ध्यान नहीं दोगे, इसका जरूरत क्या है, मैंने ये नाम क्यों लिखा है वो आगे चल के आपको पता चलेगा किसी भी क्लास का। बस आप समझो कि एक क्लास है जिस क्लास का नाम है DAO। ओके, तो इस क्लास में हम लोग DAO क्लास क्रिएट कर दिए हैं। ओके, दूसरा हमारा क्लास है एम्प्लॉय सर्विस। ओके, और इसके अंदर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ एम्प्लॉय डाउ, और इस वेरिएबल का मैं नाम रखूंगा DAO। ओके, तो इस क्लास के अंदर, एम्प्लॉय सर्विस क्लास के अंदर, जो हमने एक डिपेंडेंसी रखा है डाउन नाम का, इस क्लास को किस क्लास की जरूरत है, इस एम्प्लॉय क्लास की ऑब्जेक्ट की जरूरत है। मतलब कि ये जो क्लास है एम्प्लॉय सर्विस, ये किस क्लास पे डिपेंड है, ये एम्प्लॉय डाउ क्लास पे, डाउ क्लास के ऑब्जेक्ट पे डिपेंड है। मतलब कि ये जो हमारा क्लास है, ये हमारा जो क्लास है ये डिपेंडेंट क्लास है। ये किस क्लास पे डिपेंडेंट है, एम्प्लॉय डाउ के ऑब्जेक्ट पे क्या है, डिपेंडेंट है। तो इस क्लास को हम लोग क्या कहेंगे, डिपेंडेंट डिपेंडेंट क्लास। ओके, यहां तक आपको क्लियर है। और इस क्लास को ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, मतलब इस क्लास के ऑब्जेक्ट बनाने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। तो हम लोग इस क्लास को क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट, इंडिपेंडेंट क्लास। ओके, इंडिपेंडेंट क्लास। ओके, तो ये जो क्लास है इस क्लास के ऑब्जेक्ट पे क्या है, डिपेंडेंट है, क्योंकि इस क्लास को इस
इस क्लास के ऑब्जेक्ट की जरूरत है, तो ये क्या है, डिपेंडेंट है। तो हम लोग इस क्लास में, मतलब ये जो हमारा क्लास है, ये क्या फॉलो कर रहा है, हैज ए रिलेशन, हैज ए रिलेशन, ओके, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एसोसिएशन मैपिंग कहते हैं, ओके। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क में इस रिलेशन को ऑटोमेटिकली इस्टेब्लिश करने के लिए हम लोग यूज करते हैं @ऑटोवायर एनोटेशन को, ओके। ये प्रोवाइड करता है कंटेनर के कंटेनर के अंदर जो इसका ऑब्जेक्ट है डाओ का, वो क्रिएट करेगा और उसी ऑब्जेक्ट को एम्प्लॉय सर्विस में क्या करेगा, डाउ नाम के वेरिएबल में उसे क्या करेगा, इंजेक्ट कर देगा, ओके। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऑटो वायर। यहाँ तक आपको क्लियर है। इस ऑटो वायर का यूज हम लोग क्यों करेंगे कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क में इस क्लास के रिलेशन को ऑटोमेटिकली इस्टेब्लिश करने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं ऑटो वायर एनोटेशन, जो क्या करेगा, हमें इस क्लास के ऑब्जेक्ट का इस क्लास के ऑब्जेक्ट का इस क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है, मतलब कंटेनर इस क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेगा और उस ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, एम्प्लॉय सर्विस में क्या करेगा, डाउ के वेरिएबल में उस क्लास के को इंजेक्ट कर देता है, ओके। यहां तक आपको क्लियर है। तो यहाँ अगर आपको ये क्लियर है कि इस क्लास को एम्प्लॉय सर्विस के क्लास के अंदर एम्प्लॉय सर्विस क्लास के अंदर इस क्लास के ऑब्जेक्ट की जरूरत है, तो हमें इस क्लास को इंजेक्ट करने के लिए या आपस में दोनों ऑब्जेक्ट को लिंक करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ रही है, ऑटो वायर एनोटेशन की, ओके। तो पिछले सेशन में मैंने जब दो क्लास के ऑब्जेक्ट को लिंक करना था, तो हम लोग एक टैग यूज करते थे XML में, उस टैग को हम लोग कहते थे रेफ टैग। मैं पिछले सेशंस को देखता हूं कहां पे मैंने बताया था, ओके। यहाँ पे जब मैं बता रहा था कि जब DB ऑब्जेक्ट को इस JDBC ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती थी, तो हम लोग क्या यूज करते थे, XML में रेफ टैग का यूज करते थे। तो हम लोग क्या कर रहे थे, XML से कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं दोनों क्लास को आपस में लिंक करने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे अब, ऑटो वायर एनोटेशन, ओके। हम लोग क्या यूज करेंगे, ऑटो वायर एनोटेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, इसी का मैं एग्जांपल लूंगा और हम लोग क्या करेंगे, कोड करेंगे। और जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे, वैसे वैसे हम लोग इसका कोड करेंगे और उस कोड के थ्रू हम लोग समझेंगे कि ऑटो वायर का यूज क्यों है और कैसे होता है, ओके। ओके, तो सबसे पहले मैं अपना STS ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक कंटेनर क्रिएट करेंगे, ओके। हम लोग क्या करेंगे कि एक एग्जांपल से समझने वाले हैं, एम्प्लॉय एम्प्लॉय डाउ क्लास और एम्प्लॉय सर्विस के क्लास के एग्जांपल से हम लोग समझेंगे कि इन दोनों के हेल्प से हम लोग कैसे ऑटो वायर के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ओके। तो अभी मैं यहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ सबसे पहले उस क्लास को समझने के लिए। तो सबसे पहले आपको न्यू पे जाना है, मैवन प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। आप अदर से भी क्रिएट कर सकते हो, मैं यहीं से क्रिएट करने वाला हूँ इस बार, मैवन। क्रिएट अ सिंपल, इसको चेक कर देना है। देन उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप कंपनी का रिवर्स नेम दोगे, com.app मैं दे रहा हूँ, ओके। देन उसके बाद हमारे प्रोजेक्ट का नाम क्या रहेगा, तो यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट का नाम दे रहा हूँ ऑटो वायर
ऑटो वायर एनोटेशन सेशन हमारा 12 है, तो मैंने यहाँ पे रखा है ऑटो वायर एनोटेशन सेशन 12 और 1.0 वर्जन। देन उसके बाद आपको बाकी छोड़ देना है। उसके बाद फिनिश बटन पे क्लिक करना है। फिनिश बटन पे क्लिक करने पे यहाँ आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है और यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट क्या हो गया, क्रिएट हो गया है। ओके, इन सारे का सोर्स कोड मैंने गिटहब अकाउंट पे ऑलरेडी डाल रखा है। आप पिछले सारे सेशंस का प्रैक्टिस यहाँ से आप कर सकते हो गिटहब अकाउंट से डाउनलोड करके। वो नोट्स में भी मैंने कोड पेस्ट कर रखा है, वहां से भी आप देख के प्रैक्टिस कर सकते हो। आप कोड को डायरेक्टली कॉपी पेस्ट नहीं करिएगा। अगर आप कॉपी पेस्ट करना शुरू कर दिए तो क्या होगा कि आपको समझ में कम आएगी। मे भी आप कोड करना भूल जाओगे, प्रोजेक्ट बनाते समय कौन सा फाइल कहाँ पे लिखना है ये आप भूल जाओगे। ओके, तो आपको क्या करना है, खुद से कोड टाइप करना है। प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे। इसमें हम लोग प्रोजेक्ट में सबसे पहले कंटेनर से काम करने के लिए हमें क्या करना होगा कि pom.xml में स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट डालना होगा। उसके बाद मैवन कंपाइलर को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट में एरर आ रहा है इस लाइन नंबर 1 में। तो हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में जाएंगे और यहाँ पे इसको ध्यान देके XSD के पहले जो भी HTTPS आएगा उसमें S को रिमूव करेंगे तो हमारा वो pom.xml में एरर रिमूव हो जाएगा। देन उसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे मैवन कंपाइलर सोर्स। तो ब्राउजर से हम लोग कैसे डालेंगे, आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट किसी भी प्रोजेक्ट से pom.xml से कर सकते हो। मैं ब्राउजर से करने जा रहा हूँ। तो ब्राउजर ओपन करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मैवन कंपाइलर प्लगइन जावा 8, मैवन कंपाइलर प्लगइन जावा 8 एंटर करूंगा। तो यहाँ पे अपाची मैवन के सेटिंग सोर्स एंड टारगेट ऑफ जावा कंपाइलर लिंक पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग इस वाले सेक्शन से 3 लाइन नंबर से लेके 6 लाइन नंबर तक हम लोग क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। ओके, कॉपी करने के बाद अपने pom.xml में पेस्ट कर देंगे। ओके, देन उसके बाद अब हमें जरूरत है कंटेनर के साथ काम करने के लिए, स्प्रिंग कंटेनर के साथ काम करने के लिए हम लोग यूज करेंगे स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट नाम की डिपेंडेंसी का। तो हम लोग डिपेंडेंसी को क्या करेंगे, डिपेंडेंसी के अंदर रखेंगे उसके pom.xml को। ओके, तो ब्राउजर में वापस में जाऊंगा, यहाँ पे मैं सर्च करूंगा स्प्रिंग मैवन स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट मैवन डिपेंडेंसी, स्प्रिंग मैवन कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंसी। ओके, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैवन रिपोजिटरी के अंदर इसे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ये ध्यान रख लेना है स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट 7.0.5 इस लिंक पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको इस डिपेंडेंसी को क्या करना है, कॉपी कर लेना है। कॉपी करके वापस pom.xml में इस डिपेंडेंसी को ऐड कर लेना है। ओके, देन उसके बाद अब क्या होगा कि ये हमारा अलाइनमेंट इंडेंटेशन अभी सही नहीं दिख रहा है, तो हम लोग यूज करेंगे शॉर्टकट बटन Ctrl+Shift+F, तो हमारा इंडेंटेशन सही हो जाएगा। जैसे ही मैं इसे सेव करूंगा तो यहाँ पे मेरा मैवन डिपेंडेंसी का क्या होगा, एक फाइल फोल्डर क्रिएट होगा। यहाँ पे देखो मैवन डिपेंडेंसी, इसके अंदर हमारा कॉन्टेक्स्ट कोर, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्रेशन, एओपी, बीन से रिलेटेड सारे जो भी जार फाइल है वो यहाँ पे आ गए हैं। ओके, अब मैं इस फाइल को क्लोज कर दूंगा और जैसे जैसे मैं यहाँ पे अब पिक्चर बनाऊंगा वैसे वैसे मैं क्या करूंगा कि उसका कोड करूंगा। ओके, तो जैसे कि स्प्रिंग में हम लोग ऑटोवायर एनोटेशन का यूज करने के लिए हम लोग जानते हैं कि स्प्रिंग कंटेनर क्या करता है कि 2 इनपुट लेता है यूजर से। ओके, एक तो हमारा बीन फाइल होता है जो कि उसके क्लास और रूल्स को फॉलो करते हुए बनते हैं, और दूसरा जो हमारा होता है कॉन्फ़िगरेशन फाइल। ओके, जो हम लोग ऐप कॉन्फ़िग करके जो फाइल बनाते हैं वो बनाते हैं। ओके, तो अब मैं एक एक करके स्टेप से बनाऊंगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि एक फाइल बनाऊंगा। इस फाइल का मैं नाम रखूंगा जो कि हमारा जावा का फाइल है। इस फाइल का मैं नाम रखूंगा एम्प्लॉय DAO। ओके, ये हमारा किस चीज का फाइल है,
एम्प्लॉय डीओ, ये हमारा बीन स्प्रिंग बीन क्लास है। ओके, दूसरा मैं इस क्लास को मैं बना लेता हूँ। ओके, बस मैं ऑटो वायर एनोटेशन का यूज कैसे करते हैं वो मैं भी दिखा रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि एक बीन स्प्रिंग बीन का क्लास बनाने जा रहा हूँ। ओके, तो स्प्रिंग बीन का क्लास हम लोग कहाँ बनाएंगे, जो जावा का फाइल होता है एसआरसी मेन जावा के अंदर हम लोग बनाएंगे। लेकिन हम लोग पैकेज को फॉलो करेंगे, क्योंकि बेस पैकेज के थ्रू ही हम लोग क्या करेंगे, सारे कंपोनेंट बेस्ड क्लास को क्या करेंगे, स्कैन करवाएंगे। किससे, @component स्कैन एनोटेशन से। ओके, तो न्यू पे क्लिक करना है, पहले पैकेज आपको बनाना है। पैकेज का नाम मैं रखता हूँ com.app। फिनिश बटन पे मैं क्लिक करूंगा। देन इसके अंदर अब हम लोग क्या करेंगे, इस क्लास को बनाने वाले हैं, इस एम्प्लॉय डाउ को। राइट क्लिक, न्यू क्लास, क्लास का नाम रहेगा एम्प्लॉय DAO। मैं DAO क्यों लिख रहा हूँ, एम्प्लॉय क्यों लिख रहा हूँ, अब बस आप समझो कि आप एक क्लास ए समझो इसको। ओके, जब आगे प्रोजेक्ट बनाओगे तो आप इस क्लास का नाम ऐसा क्यों लिखा गया है इसके बारे में भी आपको मालूम चलेगा। ओके, अभी बस जानो कि मैं एक क्लास का नाम ले रहा हूँ। बस आपका कॉन्सेप्ट है आज समझने के लिए कि हम लोग कैसे ऑटो वायर नोटेशन का यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं। ओके, तो इस क्लास का नाम मैं रखा हूँ एम्प्लॉय DAO। फिनिश बटन पे क्लिक करूंगा और इस क्लास के अंदर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, रैंडम। ओके, उस वेरिएबल का मैं नाम रख रहा हूँ प्राइवेट स्ट्रिंग db नेम। ओके, बस रैंडम, जस्ट रैंडम नाम मैं रख रहा हूँ। ओके ओके, तो यहाँ पे इस क्लास को मैं कंपोनेंट बेस्ड करता हूँ। ओके, कंपोनेंट, ये क्लास हमारा क्या है, कंपोनेंट है। ये कंटेनर जैसे ही कंपोनेंट एनोटेशन जिस क्लास के ऊपर लगा हुआ रहेगा उसे क्या करेगा, स्कैन करेगा। देन उसके बाद बाय डिफॉल्ट क्या करेगा कि इस क्लास का फर्स्ट लेटर स्मॉल, इस क्लास का फर्स्ट लेटर स्मॉल, अगर हम लोग ऑब्जेक्ट का नाम नहीं देते हैं तो ये क्या करेगा, कंटेनर इसके क्लास का फर्स्ट लेटर स्मॉल करके इस क्लास के ऑब्जेक्ट का नाम दे देगा। ओके, तो ये यहाँ तक आपको क्लियर है। कंपोनेंट क्यों यूज करते हैं कि इस क्लास का क्या करना है, कंटेनर को इन्फॉर्म करना है कि आपको क्या करना है, इस क्लास के ऑब्जेक्ट बना देना है। ओके, देन उसके बाद हम लोग टू स्ट्रिंग यूज करेंगे। ओके, तो इस क्लास के अंदर मैंने कोई वेरिएबल एंटर नहीं करा है, तो मैं @वैल्यू एनोटेशन का यूज करूंगा, हार्ड कोडेड, जिसमें मैं लिखूंगा यहाँ पे क्या, DB नेम ना, मैं यहाँ पे लिखूंगा ओरेकल, ओरेकल, ओरेकल। ओके, तो मैंने क्या करा है कि वैल्यू एनोटेशन के थ्रू इस वेरिएबल में मैंने क्या रखा है, ओरेकल नाम का वैल्यू इंजेक्ट कर दिया है। अब हमें इसे प्रिंट करने के लिए मैंने अभी इंपोर्ट नहीं करा है, तो मैं इसे इंपोर्ट करूंगा। यहाँ पे जैसे ही मैं कर्सर होवर करूंगा तो यहाँ पे इंपोर्ट वैल्यू ORG स्प्रिंग फ्रेमवर्क बीन फैक्ट्री एनोटेशन को क्या करना है, आपको इंपोर्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा पैकेज, जिस पैकेज से ये आ रहा है वो हो गया है इंपोर्ट। ओके, देन उसके बाद इसे मैं सेव करूंगा तो हमारा जो एरर है यहाँ पे सारे प्रोजेक्ट में जो शो हो रहा है वो रिमूव हो जाएगा। ओके, तो हमने क्या करा कि इस फाइल को क्रिएट कर लिया। ओके, इस फाइल को क्रिएट कर लिया। ओके, देन उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, एक फाइल और क्रिएट करेंगे। इस फाइल के अंदर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा है, उस वेरिएबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय DAO, सॉरी, उस वेरिएबल का नाम क्या है, DB नेम। अब हम लोग एक और क्लास लेंगे, उस क्लास का नाम लेंगे हम लोग एम्प्लॉय सर्विस। उस क्लास को हम लोग बनाएंगे एम्प्लॉय सर्विस। ओके, एक और क्लास मैं बनाने वाला हूँ, इस क्लास का नाम हम लोग क्या रखेंगे, एम्प्लॉय सर्विस, एम्प्लॉय सर्विस डॉट जावा। ओके, तो इस क्लास को भी हम लोग क्रिएट कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट में। कहाँ पे हम लोग क्रिएट करेंगे, एसआरसी मेन जावा से रिलेटेड जो भी फाइल है उसे हम लोग कहाँ क्रिएट करेंगे, एसआरसी मेन जावा, सॉरी, एसआरसी मेन जावा फोल्डर के अंदर com.app पैकेज के अंदर मैं एक और क्लास बनाने वाला हूँ। इस क्लास का मैं नाम रखूंगा एम्प्लॉय सर्विस। ओके,
फिनिश बटन पे मैं क्लिक करूंगा तो हमारा एम्प्लॉय सर्विस नाम का क्लास बन गया है। ये जो क्लास रहेगा ये कंपोनेंट बेस्ड रहेगा, मतलब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, @component, और इस क्लास का मैं नाम रखूंगा क्या, ई एम्प्लॉय सर्विस ऑब्जेक्ट। ओके, देखो यहाँ पे मैंने अपना नाम रखा है इस ऑब्जेक्ट का, तो इस ऑब्जेक्ट का मैंने क्या नाम रखा है, एम्प्लॉय सर्विस ऑब्जेक्ट। नेमिंग को देखो यहाँ पे, ई फॉर एम्प्लॉय, एस फॉर सर्विस, ओबीजे फॉर ऑब्जेक्ट। ओके, अगर मैं चाहता तो इस क्लास का जो कंपोनेंट, इस क्लास का जो ऑब्जेक्ट का मैंने नाम रखा है, इस क्लास के ऑब्जेक्ट का मैं नाम यहाँ पे क्या रख सकता हूँ, ई डी ए ओ। ओके, मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, ई डी ए ओ, डाउ ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या हो गया, इस क्लास के ऑब्जेक्ट का नाम क्या हो गया, ई डी ए ओ। ओके, वापस से मैं इसे हटा देता हूँ, मैं इसे सेव करके अभी मैं इसका नाम रखता हूँ क्या, ई डी ए ओ। मेरा ऑब्जेक्ट का नाम क्या हो गया, ई डी ए ओ ऑब्जेक्ट। ओके, एम्प्लॉय डाउ ऑब्जेक्ट कहेंगे हम लोग इसको। मैं इसे रिमूव करूंगा, देन उसके बाद इस कंपोनेंट को मैं क्या करूंगा, इंपोर्ट कर लूंगा। तो एक तो तरीका है कि आप इस पे कर्सर होवर करोगे तो आपको शो कर देगा यहाँ पे, आप यहाँ पे इंपोर्ट कंपोनेंट org स्प्रिंग फ्रेमवर्क स्टीरियो टाइप है, आप इसके थ्रू भी इंपोर्ट कर सकते हो। और अगर मैं डायरेक्टली Alt Shift O, सॉरी कंट्रोल Shift O जैसे ही मैं प्रेस करूंगा तो ये क्या करेगा, कंपोनेंट जिस भी पैकेज में रहेगा उसे क्या करेगा, ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इंपोर्ट कर देगा यहाँ पे। ओके, तो दो तरीके थे, मैंने शॉर्टकट की का यूज करा, उस शॉर्टकट की को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। ओके, ओके, तो इस क्लास के अंदर मैं एक 1 मिनट, इस क्लास के अंदर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं। ओके, वेरिएबल का नाम रहेगा हमारा प्राइवेट एम्प्लॉय DAO। ओके, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हैज ए रिलेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि एक क्लास दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट को होल्ड कर रहा है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, हैज ए रिलेशन। ओके, तो यहाँ पे DAO नाम का एरर आ रहा है, यहाँ पे क्या कह रहा है, सिंटेक्स एरर, इंसर्ट सेमी कॉलन टू कंप्लीट द क्लास बॉडी डिक्लेरेशन। यहाँ पे मैंने सेमी कॉलन मिस करा है तो मैं यहाँ पे सेमी कॉलन एंटर करूंगा। ओके, ओके, देन उसके बाद अब मैं क्या करूंगा, इसे सेव कर लूंगा। यहाँ पे मैंने क्या करा है कि इस क्लास के अंदर जो हमने एम्प्लॉय DAO नाम का क्लास यहाँ पे बनाया है, सेकेंड वाला क्लास, जो मैं साइड बाय साइड कर देता हूँ, इस क्लास के अंदर जो मैंने एम्प्लॉय DAO नाम का जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे, जो मैंने DAO नाम का क्लास यहाँ पे बनाया है, इस एम्प्लॉय सर्विस को इस क्लास के ऑब्जेक्ट की जरूरत है। मतलब कि इसमें ये जो हमारा डिपेंडेंसी है DAO, मतलब डाओ जो हमारा डिपेंडेंसी है, इस क्लास के ऑब्जेक्ट को यहाँ पे क्या करना है, इंजेक्ट करना है। अभी हमारा टारगेट ये है। तो हम लोग इसे XML में कैसे लिंक करते थे, इन दोनों क्लास को हम लोग रेफ टैग का यूज करते थे। ओके, XML में हम लोग जब एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से लिंक करते थे, जैसे आप यहाँ पे समझ लो कि ये हमारा एम्प्लॉय DAO है और यहाँ पे हमारा सॉरी एम्प्लॉय सर्विस है। इन दोनों क्लास में जो हमारा यहाँ पे आप DAO समझ लो, इन दोनों क्लास के बीच में इस ऑब्जेक्ट के, इस एम्प्लॉय सर्विस में अगर, जैसे यहाँ पे आप सीधे सीधे समझो, यहाँ पे जैसे कि एम्प्लॉय DB ऑब्जेक्ट है, इसे आप डाउ समझो, और ये एम्प्लॉय सर्विस है। इस एम्प्लॉय सर्विस को एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर करा, मैं पेंट से ही समझा देता हूँ। जैसे एक तो हमारा क्लास है क्या, एम्प्लॉय डाउ डाउ नाम का क्लास है, जिसका मैंने ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट का मैंने नाम क्या रखा है इस क्लास में, DEDAO। ओके, EDAO। और दूसरा जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो किसका बनेगा, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, एम्प्लॉय सर्विस ऑब्जेक्ट। तो इसका मैं क्लास बना देता हूं। ओके,
इसका मैं क्लास बना देता हूँ। इस क्लास का मैंने नाम, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, एम्प्लॉय सर्विस ऑब्जेक्ट। ओके, तो अब इस क्लास के अंदर मैंने एक डिपेंडेंसी रखी है, जो डिपेंडेंसी है हमारा डाउ नाम का, जो डिपेंडेंसी है हमारा यहाँ पे डाउ नाम का, DAO नाम का। तो इस डिपेंडेंसी में इस क्लास के ऑब्जेक्ट को इंजेक्ट करना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस क्लास के ऑब्जेक्ट के इंजेक्ट करना है, तो हम लोग पहले किस टैग का यूज करते थे, रेफ टैग का यूज करते थे XML में। ओके, रेफ टैग का यूज करते थे XML में, आपको याद होगा। ओके, तो आज हम लोग इस रेफ टैग का ना यूज करके ऑटोवायर एनोटेशन का यूज करेंगे। जैसे जैसे मैं यहाँ पे अभी समझाऊंगा वैसे वैसे पिक्चर बनेगा। तो बस आप इतना समझो कि इस जो एम्प्लॉय सर्विस ऑब्जेक्ट में, इस डिपेंडेंसी में क्या इंजेक्ट करना है, इस क्लास के ऑब्जेक्ट को क्या करना है, इंजेक्ट कर देना है। ओके, तो आज का टारगेट हमारा ये है कि ऑटोवायर का यूज हम लोग क्यों कर रहे हैं, इस क्लास को इंजेक्ट करने के लिए। ओके, जैसे जैसे अभी मैं सेशन आगे बढ़ाऊंगा वैसे वैसे आपको क्लियर होगा। ओके, मैं इसे रिमूव करता हूँ। तो ये क्लियर है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि इसमें जो हमारा DB नेम है, इसे प्रिंट करने के लिए मैं यहाँ पे टू स्ट्रिंग ले लेता हूँ, ताकि हमारा जो भी प्रिंट हो। ओके, टू प्रिंट हो गया, देन उसके बाद रिमूव कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है। हम लोगों ने दो फाइल क्रिएट करे। ओके, दो फाइल क्रिएट करे, और इसका भी मैं क्या करता हूँ, टू स्ट्रिंग प्रिंट कर देता हूँ। अगर यहाँ तक आपको क्लियर है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि यहाँ तक मेरा क्लियर है, मतलब कि एक क्लास के अंदर दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट को इंजेक्ट करना है, जो डिपेंडेंसी है हमारा DAO नाम का। इस डिपेंडेंसी में क्या करना है, हमें किसी दूसरे क्लास को ऑब्जेक्ट करना है, मतलब कि डिपेंडेंसी को क्या कर रहे हैं, इंजेक्ट कर रहे हैं, तभी तो कहते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ओके, किस क्लास को इंजेक्ट कर रहे हैं, DAO नाम के क्लास के ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, इसमें इंजेक्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे वो हम लोग देखेंगे। तो अभी हम लोगों ने दो क्लास बनाया है, और वो दोनों क्लास को मैंने क्या करा है, यहाँ पे लिख दिया है। ओके, देन उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, एक कंटेनर क्रिएट करेंगे। तो कंटेनर हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे, एक हमारा क्या रहेगा कंटेनर, एक हमारा क्या रहेगा कंटेनर। इस कंटेनर को हम लोग अपने प्रोजेक्ट में कैसे क्रिएट करेंगे, हम लोग एनोटेशन बेस्ड काम करें, तो कमेंट में मुझे बताओ कि इस कंटेनर को हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे। कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख कर बोलो कि हम लोग कंटेनर कैसे क्रिएट करेंगे। ओके, तो इस कंटेनर को क्रिएट करने के लिए हमें एक फाइल बनानी होगी। उस फाइल का नाम रहेगा क्या, टेस्ट डॉट जावा। तो उस फाइल का मैं नाम रखूंगा टेस्ट डॉट जावा, क्योंकि यहीं पे मैं कंटेनर बनाने वाला हूँ। ओके, फ्यूचर में ये क्लास रहेगी नहीं, क्योंकि ये ब्राउजर बेस्ड हो जाएगी, वेब बेस्ड हो जाएगी। ओके, तो अभी मैं कंटेनर इसी के अंदर क्रिएट करने वाला हूँ। ओके, तो इस कंटेनर के अंदर क्या करेंगे हम लोग, इस टेस्ट क्लास के अंदर क्या करेंगे हम लोग, कंटेनर क्रिएट करेंगे। ओके, मेन मेथड मैं ले लेता हूँ, क्यों, जैसे ही मेरा मेन मेथड यहाँ से एग्जीक्यूट होगा, तो जो हमारा फर्स्ट लाइन होगा उसी वक्त क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे कंटेनर क्रिएट कर लेंगे। तो हम लोग कौन सा कंटेनर यूज करने वाले हैं, आप मुझे कमेंट में ये करके आप बताओ कि कंटेनर कितने टाइप के होते हैं। ओके, एक है हमारा बीन फैक्ट्री कंटेनर, जो पहले वाला है, अब और जो अभी मैं यूज करने वाला हूँ नया वाला, वो है एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। ओके, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, इस वाले कंटेनर का मैं क्या करने वाला हूँ, यूज करने वाला हूँ एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का। तो इस एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का हम लोग यूज करेंगे, तो हम लोग इसके अंदर जो इम्प्लीमेंटेशन क्लास है, क्योंकि ये तो इंटरफेस है ना, इसके अंदर जो इम्प्लीमेंटेशन क्लास है उसका हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे और एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे। वही मैं यहाँ पे इस कोड में लिखने जा रहा हूँ, ताकि हमारा कंटेनर क्रिएट हो जाए, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। और उस कंटेनर का मैं नाम रख रहा हूँ AC, और एनोटेशन एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट एनोटेशन, मैं नाम भूल जा रहा हूँ, मैं बताता हूँ आपको नाम क्या है, एनोटेशन कॉन्फिग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। देखो यहाँ पे जैसे ही मैं कैपिटल में AC लिखने वाला था, तो यहाँ पे हमें सजेस्ट कर रहा है कि क्रिएट अ न्यू एनोटेशन कॉन्फिग दैट नीड टू बी पॉपुलेट थ्रू रजिस्टर कॉल देन इंटरनली रिफ्रेश। ओके, ये क्या करता है, कंटेनर के अंदर जो भी हमारे ऑब्जेक्ट के लाइफ साइकिल है, इंटरनली क्या करेगा, मैनेज करेगा। तो हमने क्या करा कि
कंटेनर क्रिएट कर दिया। तो अभी कंटेनर क्रिएट हुआ नहीं है, ओके, क्योंकि कंटेनर को 2 इनपुट चाहिए। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसे लाइन को एंड करेंगे और इसे इंपोर्ट कर देंगे एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट ओ प्रेस करूंगा तो यहाँ पे हमारा इंपोर्ट हो जाएगा, ओके। तो हमारा कंटेनर यहाँ पे क्रिएट हुआ है। तो इस कंटेनर का मैंने नाम रखा है क्या, AC, ओके। क्या है हमारा, स्प्रिंग कंटेनर, स्प्रिंग कंटेनर, ओके। तो हम लोगों ने क्या करा कि स्प्रिंग कंटेनर 2 इनपुट लेता है ना, एक तो बीन फाइल लेगा, ओके, जो कि हम लोगों ने एक फाइल तो यहाँ पे ये बना लिया, एक तो हमारा फाइल ये है और दूसरा हमारा फाइल ये है, ओके। दोनों फाइल हम लोगों ने बना लिया, क्योंकि इन दोनों के हेल्प से हम लोग यूज करने वाले हैं क्या कि ऑटो वायर एनोटेशन का यूज हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में लिंक करने के लिए किस एनोटेशन का यूज करेंगे उसको हम लोग सीखने वाले हैं इस सेशन में, ओके। वही हमारा टारगेट है। तो स्प्रिंग कंटेनर तो 2 इनपुट लेता है ना, एक तो हमारा बीन फाइल लेगा और दूसरा हमारा कॉन्फिग फाइल लेगा। ये तो हमारा स्प्रिंग बीन फाइल था। ये क्या लेता है, क्लास प्लस उसके रूल्स को फॉलो करते हुए हमें क्या करना रहता है कि क्रिएट करना होता है, ओके। ओके, ओके। यहाँ पे हमारा स्प्रिंग बीन फाइल है और दूसरा हमारा कौन सा फाइल रहेगा, कॉन्फिग फाइल, कॉन्फिग फाइल, ओके। दूसरा हम लोग कौन सा यूज करते थे, कॉन्फिग फाइल। तो अब हम लोग एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाने वाले हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्या करेगा, इसके अंदर हम लोग इंस्ट्रक्शन लिखेंगे ताकि इस फाइल के अंदर कंटेनर क्या करेगा, इस फाइल के अंदर जो भी मैं इंस्ट्रक्शन लिखूंगा उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग जो भी एनोटेशंस मैं यूज कर रहा हूँ सारे एनोटेशन का यूज इसी फाइल के इंस्ट्रक्शन के थ्रू क्या करेगा, वो रीड करेगा। जैसे मान लो कि इसके अंदर मैं लिखता हूँ कंपोनेंट स्कैन, तो ये इंस्ट्रक्शन पढ़ेगा स्प्रिंग कंटेनर और कंपोनेंट स्कैन करेगा। तो वो क्या करेगा कि जैसे ही वो कंपोनेंट स्कैन पड़ेगा तो वो क्या करेगा कि जिस जिस क्लास के ऊपर कंपोनेंट स्कैन लगा हुआ रहेगा उस क्लास को स्कैन करेगा और उसका क्या करेगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना शुरू कर देगा, ओके। लेकिन ये कब होता है, जैसे ही इस फाइल को रीड करता है, जैसे ही कंटेनर क्रिएट उसी वक्त क्या करता है कि इन दोनों का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना शुरू कर देता है, ओके। अभी मैं कोड करूंगा तो फिर मैं आपको फ्लो दिखाऊंगा, ओके। तो अभी मैंने यहाँ पे बोला आपको समझ में नहीं आया होगा मे बी। तो यहाँ पे मैं एक फाइल बनाने वाला हूँ, उस फाइल का मैं नाम रख रहा हूँ ऐप कॉन्फिग, ओके। इस फाइल का मैं नाम रख रहा हूँ ऐप कॉन्फिग। ऐप कॉन्फिग फाइल में यहाँ पे क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर मैं सारे कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन देने वाला हूं ताकि कंटेनर क्या करेगा, इस फाइल के अंदर सारे इंस्ट्रक्शन को वो क्या करेगा, रीड करेगा, ओके। तो जो भी इसके अंदर इंस्ट्रक्शन मैं लिखने वाला हूं, जो भी इसके अंदर जो भी मैं इंस्ट्रक्शन लिखने वाला हूं, ओके, जो भी इंस्ट्रक्शन मैं लिखने वाला हूं इस फाइल को हम लोग कहाँ पे क्रिएट करेंगे, क्योंकि ये जावा का फाइल है, क्योंकि हम लोग एनोटेशन का यूज कर रहे हैं लेकिन है तो ये जावा का फाइल ही। तो हमें इस फाइल को भी कहाँ पे क्रिएट करना है, com.app src मेन फोल्डर के अंदर com.app है, इसी के अंदर मैं क्या करूंगा, एक फाइल बनाऊंगा। उस फाइल का नाम रखूंगा मैं ऐप कॉन्फिग, कॉन्फिग डॉट जावा, सॉरी ऐप कॉन्फिग, ओके। इसके अंदर मैं क्या करूंगा कि कंटेनर को इन्फॉर्म करूंगा कि आपको क्या करना है, सारे जो भी क्लास कंपोनेंट बेस्ड हैं उन सबको आप क्या करो, स्कैन करो। तो वो कंपोनेंट बेस्ड स्कैन करने के लिए हम सारे क्लास को इसके अंदर तो नहीं लिख सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे उसके बेस पैकेज को यहाँ पे लिख देंगे com डॉट ऐप। ये क्या करेगा कि src मेन के अंदर बेस पैकेज com डॉट ऐप के अंदर जो भी क्लास के अंदर इसके अंदर जिस क्लास के जिस क्लास के अंदर जिस क्लास के अंदर जिस क्लास के ऊपर कंपोनेंट लगा हुआ रहेगा
कंटेनर समझ जाएगा कि इस क्लास का हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट बनाना है और उस क्लास को क्या करना है, डाउ नाम का ऑब्जेक्ट नाम दे देना है। ओके, तो पहला ये क्लास को स्कैन करेगा, देन उसके बाद क्या करेगा, एम्प्लॉय सर्विस को ओपन करेगा, तो देखेगा कि यहाँ पे भी इस क्लास के ऊपर कंपोनेंट लगा हुआ है, मतलब कि इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है किस नाम से, एम्प्लॉय सर्विस ऑब्जेक्ट के नाम से। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर है? ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर क्या रखें हम लोग, बेस पैकेज यहाँ पे दे दिए और ये क्या करेगा, यहाँ से क्लिक करना शुरू करेगा। ओके, जैसे कंटेनर आएगा और जैसे मैं कर्सर क्लिक कर रहा हूँ वैसे ही वो भी खोलेगा। ओके, जैसे कि कॉम डॉट ऐप को खोला और सारे फाइल को ओपन करके चेक करने लगा, अच्छा इसके अंदर कंपोनेंट रखा हुआ है एम्प्लॉय डाउ का, अच्छा इसका ऑब्जेक्ट बनाना है किस नाम से, ईडीओ के नाम से, देन उसके बाद इसका काम खत्म हो जाएगा। मतलब ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा इंटरनली, वो आगे मैं समझाता, अभी अभी मेरा टारगेट है ऑब्जेक्ट बनाना। ओके, देन उसके बाद ये वाले को ओपन करेगा, सेकंड वाले फाइल को देखेगा कि इसके ऊपर भी कंपोनेंट लगा हुआ है। ओके, तो इसका भी ऑब्जेक्ट बनाना है, इस क्लास का भी, और क्या करना है हमें, एम्प्लॉय सर्विस ओबीजे नाम का हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट का नाम दे देना है। ओके, तो हमने तो ऐप कॉन्फ़िग पास कर दी है, इसमें हम लोग कॉन्फ़िगरेशन फाइल में यहाँ पे हमने तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में क्या करें कि बेस पैकेज को पास कर दे, लेकिन मैंने इसका नाम गलत रखा है, कॉन्फ़िग, कॉन्फ़िग में एफ मैंने रिमूव करा है, तो मैं इसे क्या करता हूँ, सही कर लेता हूँ। ओके, मेरा यहाँ पे सही हो गया। ओके, तो इस क्लास को मैंने रखा है ऐप कॉन्फ़िग, जो कि हमारा सेकंड वाला फाइल था, ये वाला फाइल। तो इस फाइल को हमें कंटेनर को पास करना पड़ेगा, जब कंटेनर क्रिएट हो रहा होगा तो उसी वक्त क्या करेगा, इस फाइल को रीड करेगा। मतलब तो इस फाइल को हम लोग को कैसे पास करना है कोड में, क्योंकि कंटेनर तो हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग इस क्लास को क्या करेंगे, ये जो हमारा क्लास है ऐप कॉन्फ़िग, इस क्लास को यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे। ओके, तो इसके अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन है वो क्या करेगा, रीड करेगा और उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, सारे क्लास को जो भी कंपोनेंट स्कैन है, ऑब्जेक्ट के लाइफ साइकिल को हैंडल करेगा, वो क्या करेगा, फाइंडिंग द क्लासेस, क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट, लिंकिंग द ऑब्जेक्ट, वो सारे जो इसके कंटेनर के फीचर्स है वो यूज करना शुरू कर देगा। ओके, देन उसके बाद अब यहाँ पे क्या होगा कि अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि कंटेनर के अंदर तो कंटेनर के अंदर मैंने तो इस फाइल को, 1 मिनट गाइस, कंटेनर के अंदर मैंने तो क्या करा कि इस फाइल को पास कर दिया कंटेनर, मैं कैसे समझाऊं, इसको समझना है इस फ्लो को। ओके, कंटेनर जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट हो रहा होगा, जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट हो रहा होगा तो कंटेनर क्या करेगा, इस फाइल को रीड करेगा, इसके अंदर जो भी मैंने इंस्ट्रक्शन लिखे हैं जो कि इस ऐप कॉन्फ़िग के अंदर मैंने लिखा है, तो सबसे पहले वो इसी को पढ़ेगा। ऐप कॉन्फ़िग फाइल के अंदर देखेगा कंपोनेंट को क्या करना है, स्कैन करना है। ओके, तो इस क्लास के ऊपर कंपोनेंट स्कैन समझ लो कि ये वाला लाइन है, जैसे ही ये कंपोनेंट स्कैन पड़ेगा तो बेस पैकेज ढूंढेगा और क्या करेगा, ये सारे फाइल के ऊपर जो भी कंपोनेंट लगा हुआ रहेगा उसका क्या करेगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, तुरंत उसी वक्त क्या करेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा। ओके, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा। ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त वो देखेगा यहाँ पे कि इस क्लास को ओपन करा, इसके ऊपर इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, ईडीएओ, उसी वक्त क्या करेगा, यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट का नाम यहाँ पे क्या रख देगा, ईडीएओ, इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या रखेगा, ईडीएओ। ओके, इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या रखेगा, ईडीएओ। ओके, देन उसके बाद सेकंड क्लास को स्कैन करेगा। ओके, सेकंड क्लास को स्कैन करेगा, क्योंकि अभी हमारा जो बेस पैकेज चल रहा है कॉम डॉट ऐप, सेकंड क्लास को स्कैन करेगा, आगे बढ़ेगा, सेकंड फाइल को ओपन करेगा, देन उसके बाद देखेगा कि एम्प्लॉय सर्विस का भी ऑब्जेक्ट बनाना है तो वो क्या करेगा, सेकंड फाइल को ओपन करेगा, इसके अंदर भी देखेगा कि एट द रेट कॉम्पोनेंट एनोटेशन का यूज है और उसके ऑब्जेक्ट का नाम रखना है ESOBJ, मतलब कि एम्प्लॉय सर्विस ऑब्जेक्ट, हम लोग ऐसे नेमिंग फॉलो कर रहे हैं ना, वो तो समझेगा ESOBJ नाम का वो ऑब्जेक्ट बना रहा है। ओके, तो वो क्या करेगा, उसी वक्त तुरंत इस ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, क्रिएट कर देगा। ओके, तो इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या था, वो कंपोनेंट स्कैन के वक्त पड़ेगा ESOBJ। ओके, दोनों का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, तो ये हमारा डाउ का ऑब्जेक्ट बनाया और ये ESOBJ। ओके, क्रिएट हो गया। देन
जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा होगा तो इसके अंदर जो भी हमने वेरिएबल्स रखे इसके अंदर डीएओ के अंदर, ये सारे वेरिएबल्स को क्या करेगा वो इनिशियलाइज कर देगा। क्योंकि मैंने @वैल्यू एनोटेशन का यूज करा है तो इस डीवी नेम में क्या रखा, ओरेकल। ओके, तो इसके अंदर वो वैल्यू को इंसर्ट कर देगा किसमें, इस डीएओ नाम के ऑब्जेक्ट में। ओके, तो मैं इससे रिमूव कर देता हूं और मैं फिर से आपको बना देता हूं ताकि आप समझ जाओ। और अगर आपको यहाँ तक समझ आ गई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा। ओके, ESOBJ। ओके, तो कंटेनर क्या करा कि इन दोनों का ऑब्जेक्ट बना दिया, लेकिन इसके अंदर कुछ लाइन ऑफ कोड भी मैंने लिखे थे। ये जो हमारा वेरिएबल्स है इसके अंदर मैंने क्या करा, डीवी नेम में मैंने @वैल्यू हार्ड कोडेड मैंने क्या रखा, वैल्यू पास करा ओरेकल। तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या रखा, वो डीवी नेम में मैंने नेमिंग कैसे रखा, डीवी नेम ओरेकल। ओके, इसके अंदर वैल्यू क्या रह गया, ओरेकल। ओके, और इसके अंदर जो मैंने वेरिएबल रखा है एम्प्लॉय सर्विस, जो इस क्लास के अंदर है, इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना है। इसका ऑब्जेक्ट कहाँ पे बना है, इस वाले में। और इसका ऑब्जेक्ट कहाँ बना है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट बना। ओके, यहाँ तक आपको आई होप क्लियर होगा। ओके, तो एम्प्लॉय सर्विस यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बना है ESOBJ। इस फाइल को वो रीड कर रहा था तो कंपोनेंट जब बना रहा था एम्प्लॉय सर्विस का, तो यहाँ पे एक वेरिएबल था, डिपेंडेंसी क्या था, DAO। तो ये क्या करेगा, इसमें कोई वैल्यू मैंने कुछ रखा ही नहीं है, तो ये स्टार्टिंग में क्या करेगा, इस DAO को क्या करेगा, नल रखेगा बाय डिफॉल्ट। तो यहाँ पे जो वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा, नल रहेगा। DAO जो वेरिएबल का नाम है वो बाय डिफॉल्ट पहले क्या रहेगा, नल रहेगा, क्योंकि हमने क्या करा, इसमें कोई वैल्यू पास नहीं करी है। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसे रन करेंगे। ओके, सबसे पहले क्या करेंगे, इस ESOBJ को रन, ऑब्जेक्ट को रन करेंगे और हम लोग चेक करेंगे कि इसमें क्या DAO जो डिपेंडेंसी है इसमें क्या वैल्यू क्या आ रहा है, बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा है, क्योंकि इसमें हमने कोई वैल्यू पास नहीं करी है। ओके, क्योंकि इस क्लास को जरूरत है इस क्लास की, तो अभी तो हम लोग कोई ऐसा काम करे नहीं है कि इस क्लास में जो भी वैल्यू है इसमें इंजेक्ट हो जाए, इस क्लास का ऑब्जेक्ट इसमें इंजेक्ट हो जाए, तो अभी तो ऐसा कुछ काम हुआ नहीं है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसे प्रिंट करेंगे। ओके, प्रिंट करने के लिए हमारे पास एक मेथड है ना, जो हमने कंटेनर का नाम रखा AC। कंटेनर का नाम क्या है भैया, AC। देन डॉट से क्या करेंगे, उसके बाद एक मेथड है गेट बीन नाम का। बीन क्यों बोल रहे हैं, बीन मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट खोज रहे हैं, कौन सा ऑब्जेक्ट खोज रहा है, तो वो क्या है कि हमें चाहिए ESOBJ का ऑब्जेक्ट, हमें दिखाइए कि उसके अंदर क्या क्या डेटा है, वो ऑब्जेक्ट को मुझे दीजिए। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर इस ऑब्जेक्ट के नाम को एंटर करेंगे। ओके, और ये हमें रिटर्न करके दे देगा क्या, ऑब्जेक्ट। किस क्लास का ये ऑब्जेक्ट है, एम्प्लॉय सर्विस नाम के क्लास का ऑब्जेक्ट है। ओके, और जो रिटर्न करेगा एम्प्लॉय सर्विस OBJ इक्वल टू। ओके, ये भी मैं इस कोड में लिख के दिखाता हूँ। एक्चुअली मैं यही करूँगा मैं वहाँ पे, तो इस कोड को मैं वहाँ पे लिखूँगा, मैं इसे टर्मिनेट कर देता हूँ। ओके, तो इस कोड को डायरेक्टली मैं वहाँ पे लिखूँगा, तो इस वाले ऑब्जेक्ट को एक्सेस करेगा और इसके अंदर जो वेरिएबल है DAO, उसे मैंने पहले से ही यहाँ पे प्रिंट करके रखा है। ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा और इसमें क्या होगा कि ये वाला प्रिंट होगा। तो बाय डिफॉल्ट क्या वैल्यू आ रहा है, ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में क्या वैल्यू रख रहा है, वो हम लोग प्रिंट करेंगे। ओके, तो इस लाइन को मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ, देन उसके बाद यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ओके, पेस्ट करता हूँ और इस ऑब्जेक्ट को क्या करूँगा, प्रिंट करूँगा। ओके, और मैं इसे रिमूव करता हूँ, मे बी आप सामने से कोड देखना पसंद करो। AC कंटेनर का हमारा नाम क्या था, AC डॉट गेट बीन नाम का मेथड है। मैं उसे क्लिक करूंगा, एंटर करूंगा, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम क्या था, ESOBJ, जो हमारा इस वाले ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर रहा है, ये वाला एम्प्लॉय सर्विस यहाँ भी है, यहाँ भी है, इस वाले क्लास के अंदर इसको मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, इस ऑब्जेक्ट को मैं एक्सेस कर रहा हूँ कंटेनर से। ओके, देन उसके बाद क्लास का नाम मैं रख लेता हूँ एम्प्लॉय
सर्विस डॉट क्लास, ये हमें ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देगा। उस ऑब्जेक्ट का नाम मैं रख लेता हूँ ऑब्जेक्ट, ओबी फॉर ऑब्जेक्ट। देन उसके बाद इसे मैं क्या करूंगा, प्रिंट करूंगा ओबी, सेव करूंगा। सबसे पहले मेन मेथड ही हमारा एग्जीक्यूट होगा। कोई भी फाइल से सबसे पहले मेन एग्जीक्यूशन जब भी स्टार्ट होता है मेन मेथड, तो इसीलिए मैंने मेन मेथड में कंटेनर क्रिएट करा है कि जैसे ही वो मेन मेथड क्रिएट रन करेगा तो उसी वक्त क्या होगा, कंटेनर क्रिएट करेगा और उसके इंस्ट्रक्शन को रीड करते हुए सारे को ऑब्जेक्ट बना देगा। इसलिए पहला लाइन मैंने यहीं पे लिखा है। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, मेन फाइल के अंदर रहकर भी हम लोग रन कर सकते हैं, रन एज जावा एप्लीकेशन। और अगर नहीं तो आपका फाइल कहीं और पे हो, आप मतलब मेन फाइल उस जगह पे नहीं है, तो आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करना है, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो ये क्या करेगा, जहां भी मेन मेथड का फाइल होगा वहीं से एग्जीक्यूशन शुरू करेगा। तो बाय डिफॉल्ट हमारा नल वैल्यू आया, जो कि मैंने यहाँ पे आपको समझाया था। ओके, तो अब हमारा टारगेट है, एक्चुअल में ऑटो वायरिंग का कॉन्सेप्ट यहीं पे है हमारा, कि ऑटो वायरिंग का यूज क्यों करते थे। एक्सएमएल में हम लोग तो रेफ टैग का यूज करके क्या करते थे कि इस वाले ऑब्जेक्ट को क्या करते थे, इसमें इंसर्ट कर लेते थे। तो ऑटो वायर का काम क्या है कि ये कंटेनर के अंदर, इस कंटेनर के अंदर, इस कंटेनर के अंदर, इस डिपेंडेंसी के अंदर, डिपेंडेंसी जो बीन के अंदर क्या करता था, जो डिपेंडेंट बीन है, मतलब कि ये जो हमारा क्या है, एम्प्लॉय सर्विस डिपेंडेंट बीन है, इसके अंदर क्या करता था कि इसके ऑब्जेक्ट को इस डिपेंडेंसी के अंदर इंजेक्ट करता था। तो हम लोग उस टाइम जब यूज करते थे तो एक्सएमएल के टाइम रेफ टैग का यूज करते थे। अभी हम लोग क्या करेंगे, ऑटो वायर एनोटेशन का यूज करेंगे। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को आपस में लिंक करने के लिए, इन दोनों को आपस में लिंक करने के लिए, 1 मिनट गाइस। ओके, ओके, तो इस डिपेंडेंसी में इस एम्प्लॉय डाओ के ऑब्जेक्ट को इंजेक्ट करने के लिए हम लोग पहले यूज करते थे रेफ टैग का। एक्सएमएल में आपको ध्यान होगा उस टाइम हम लोग यूज करते थे क्या, रेफ टैग का। अब हम लोग क्या यूज करेंगे, ऑटो वायर एनोटेशन, ऑटो वायर एनोटेशन, ऑटो वायर एनोटेशन क्या करेंगे हम लोग, यूज करेंगे यहाँ पे। ओके, ऑटो वायर एनोटेशन के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इस क्लास के ऑब्जेक्ट को इस डिपेंडेंसी में हम लोग क्या करेंगे, इंजेक्ट कर देंगे। तो वो हम लोग कोड में कैसे करेंगे, उसमें हम लोगों को कहाँ पे लिखना होगा, ये ऑटो वायर एनोटेशन। ये क्या कर रहा है कि इन इस क्लास के ऑब्जेक्ट को आपस में, दोनों क्लास को क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है। दोनों क्लास को क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है। जैसे ही मैं ऑटो वायर एनोटेशन लगाऊंगा तो ये क्या करेगा, दोनों क्लास को क्या करेगा, आपस में दोनों के ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, लिंक कर देगा। इसीलिए हम लोग जब कभी भी ऑटो वायर के कॉन्सेप्ट को कोई पूछेगा तो आप ऐसे कह सकते हो कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ लिंकिंग ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन क्या, एसोसिएशन मैपिंग, हैज ए रिलेशन। इफ क्लास हैज, क्लास के अंदर दूसरे क्लास का ऑब्जेक्ट है, मतलब कि हैज ए रिलेशन को फॉलो कर रहा है, तो वो क्या है, प्रोसेस है। ओके, इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं कि कंटेनर क्या करेगा कि इंटरनली वो क्या करेगा, इन दोनों ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, लिंक करेगा। ओके, वो क्या करता है कि ये जो एनोटेशन है, डिपेंडेंसी बीन के अंदर, डिपेंडेंट जो बीन है, डिपेंडेंट बीन है, डिपेंडेंसी जो बीन है उसके अंदर जो डिपेंडेंसी है, डिपेंडेंट बीन के अंदर जो डिपेंडेंसी, इसके अंदर क्या करेगा, वो ऑब्जेक्ट को इंजेक्ट कर देगा। किस ऑब्जेक्ट को, एम्प्लॉय डॉ के ऑब्जेक्ट को। ओके, जिसका यूज हम लोग एक्सएमएल में करते थे, वो काफी डिफिकल्ट था कोड करना वहां पे, जो कि मैं यहाँ पे कर रहा था, आपको दिखाता हूँ। रेफरेंस टाइप डिपेंडेंसी आप कह सकते हो, वहां पे जो हम लोग यूज करते थे। तो कॉन्फ़िग में हम लोग यहाँ पे यूज करते थे ना कि ये जो इस क्लास के ऑब्जेक्ट में हम लोग इस डीओबी को हम लोग लिंक करते थे, रेफ टैग का यूज करते थे। ओके, तो हम लोग इतना कोड ना लिख के, अब इतना कोड ना लिख के सिंपल हम लोग क्या करेंगे, एट द रेट ऑटो वायर एनोटेशन का यूज करेंगे। मैं बार बार एट द रेट बोल रहा हूँ, एक्चुअली में ऑटो वायर एनोटेशन का यूज क्या होता है, मुझे आदत हो गई बोलने की। ओके, तो ऑटो वायर एनोटेशन का हम लोग कैसे यूज करेंगे। ओके, तो इन दोनों को लिंक करने के लिए हम लोग कैसे यूज करेंगे ऑटो वायर एनोटेशन का, क्लास में आना है,
क्योंकि हमें इस डिपेंडेंसी में इस क्लास के ऑब्जेक्ट को ऐड करना है, जो हमारा डिपेंडेंसी है इस क्लास में, इसमें हमें क्या करना है, एम्प्लॉय डाउ के ऑब्जेक्ट को इंजेक्ट करना है। तो हमें कहाँ पे लिखना होगा, ऑटो वायर एनोटेशन ऑटो वायर्ड। ओके, देन उसके बाद इसे इंपोर्ट कर देना है। ओके, पिक्चर में मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, जो मैंने ऑटो वायर एनोटेशन लिखा है वो मैंने लिखा है इस क्लास के अंदर। ओके, इस क्लास के अंदर मैंने लिखा है, मतलब कि कहाँ पे लिखाएगा, यहाँ पे। ओके, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऑटो वायर एनोटेशन जैसे ही लगाएंगे ये क्या करेगा, कंटेनर इन दोनों को आपस में लिंक कर देगा और उसके बाद हमें वैल्यू प्रोवाइड कर देगा। ओके, मतलब कि इसका जो चाइल्ड क्लास है, ऑटो वायर क्या करता है कि इसके चाइल्ड क्लास को सर्च करेगा। अगर चाइल्ड क्लास इसका मिल गया, मतलब इसका जो चाइल्ड क्लास मिला, तो क्या करेगा, उसको क्या करेगा, इंजेक्ट कर देगा। अगर नहीं मिला तो अभी मैं आगे बताऊंगा कि इसमें एक्सेप्शन भी रेज होंगे। ओके, तो अभी आपको यहाँ तक क्लियर है कि हम लोग ऑटो वायर एनोटेशन किस क्लास में यूज करेंगे, एम्प्लॉय सर्विस क्लास के अंदर हम लोग यूज करेंगे। ओके ओके, तो अभी तो हमारे यहाँ पे एरर आ रहा है, तो इस एरर को दूर करने के लिए हम लोग क्या इंपोर्ट करेंगे, ऑटोवायर किस पैकेज इंपोर्ट में है, ORG फ्रेमवर्क बीन्स फैक्ट्री एनोटेशन। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो एनोटेशन क्या होगा, हमारा इंपोर्ट हो जाएगा जिस भी पैकेज से आ रहा हो। ओके, तो यहाँ पे हमारा इंपोर्ट हो गया है और एरर रिजॉल्व हो गया है। अब क्या होगा कि इसमें जो वैल्यू इंजेक्ट हो गया है वो कौन से क्लास का ऑब्जेक्ट हुआ है, ये वाले। इसको क्या करा है, इस क्लास के ऑब्जेक्ट को किस में इंजेक्ट कर दिया है, इस डीओ नाम के डिपेंडेंसी में क्या हुआ है, उस ऑब्जेक्ट को इंजेक्ट करा है और इसे हम लोग प्रिंट करेंगे। तो इस बार जो हमारा वैल्यू आएगा वो क्या आएगा वो देखते हैं। ओके, इस क्लास में जो भी वैल्यू मैंने रखे हैं वो सारे यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। ओके, मतलब यहाँ पे पिछले वाले प्रोजेक्ट को मैं क्लोज कर देता हूँ। राइट क्लिक, प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करना है, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो अभी देखो हमारा डाओ के अंदर जो डाओ नाम का ये जो डिपेंडेंसी है, इसमें कौन सा ऑब्जेक्ट ऐड करा, एम्प्लॉय डाओ के ऑब्जेक्ट को, इसके ऑब्जेक्ट को। इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने क्या रखा था, वेरिएबल डीबी नाम का ऑब्जेक्ट रखा था। ओके, तो ऑटो वायर एनोटेशन क्या करता है कि दो ऑब्जेक्ट को क्या करता है, लिंक करता है। मतलब कि एक क्लास के अंदर अगर दूसरे क्लास को, मतलब अगर हम लोग एज ए रेफरेंस टाइप आप समझ सकते हो, दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट का आप यूज करने जा रहे हो, तो उसे हम लोगों को लिंक करने के लिए ऑटो वायर एनोटेशन का यूज करते हैं। ओके, अब जैसे क्या होगा कि अब एक्सेप्शन रेज का बात कर रहा हूँ। ओके, क्योंकि आपको एक्सेप्शन आ सकते हैं। यहाँ तक हमारा ऑटो वायर का कॉन्सेप्ट क्लियर है। ओके, एक स्टेप आप समझ चुके। इस पूरे 1 घंटे के सेशन में आपने सीखा कि ऑटो वायर एनोटेशन का यूज कैसे कैसे हम लोग करते हैं, क्यों करते हैं, ये आपको समझ में आ गया हो कि दोनों ऑब्जेक्ट को लिंक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑटो वायर एनोटेशन का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ तक अगर आपको क्लियर है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लियर है। मुझे भी समझ में आएगा कि मेरा बताया हुआ आपको क्लियर हो रहा है। अगर नहीं हो रहा होगा तो मैं और भी इजी वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ओके, क्योंकि ये जो मैं सेशन ले रहा हूँ, मतलब कि ऐसे तो मैं लेने वाला नहीं हूँ कि 5 मिनट का मैं इसका पहले से ही पीपीटी बना दूँ। क्योंकि जब तक आप पिक्चर को बनते हुए नहीं देखोगे आपको क्लियर नहीं होगा कि कैसे कैसे मतलब ये पिक्चर बना है। ओके, मैं पीपीटी में डायरेक्ट बना कर आता तो आपको विद इन 5 मिनट में कंप्लीट तो हो जाती, लेकिन आपको हमेशा के लिए क्लियर नहीं रहता। अभी क्या है कि आप जब नोट्स मैं दूंगा तो आपको इस पिक्चर का पूरा ओवरव्यू रहेगा, कैसे ये बना था, कैसे क्या हुआ था, कब कौन सा लाइन एग्जीक्यूट करने वाला है, इस सारे कोड का फ्लो आपको मालूम रहेगा। ओके, तो अब यहाँ पे बात यहाँ पे ये आती है कि सपोज करो थोड़ा मैं कॉम्प्लिकेटेड कर रहा हूँ। ओके, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस एक एक्सेप्शन रेज करने की कोशिश कर रहा हूँ। उस एक्सेप्शन को आप पकड़ना है, क्योंकि जब आप इस प्रोग्राम को प्रैक्टिस करोगे तो आपको वो एक्सेप्शन आएगी, तो आपको समझ में आना चाहिए कि वो एक्सेप्शन क्या है। सपोज करो आप एम्प्लॉय डाउ नाम का क्लास बनाए, पहले तो आप वही बनाओगे, इस क्लास को आप बनाओगे, इस वाले क्लास को, इस वाले क्लास को बनाओगे। ठीक है, तो इस क्लास को जब आप बना रहे होगे तो आपने क्या करा, इस क्लास के ऊपर कंपोनेंट लिखा ही नहीं।
मतलब कि क्या हुआ, स्प्रिंग कंटेनर को हमने क्या इन्फॉर्म करा इस फाइल के थ्रू ऐप कॉन्फ़िग फाइल के थ्रू कि जिस जिस क्लास के अंदर कंपोनेंट है उसी का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो इस क्लास के अंदर मैंने कंपोनेंट हटा दिया, तो अब क्या होगा यहाँ पे, अब क्या होगा, मतलब इस क्लास के अंदर मैंने क्या करा, कंपोनेंट ही हटा दिया। तो कंटेनर क्या करेगा, इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाएगा। तो ऑब्जेक्ट नहीं बनाएगा, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं साइड बाय साइड कर लेता हूँ। ओके, तो ये जो हमारा डाओ क्लास है, मतलब इस क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, ये वहां पे है राइट साइड में और ये लेफ्ट साइड में। ओके, तो इस क्लास के अंदर मैंने कंपोनेंट स्कैन करा, एक इसे भी मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। ओके, इस तीनों के फ्लो को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान से देखना। ओके, टेस्ट फाइल से हमारा कंटेनर क्रिएट हुआ और ऐप कॉन्फ़िग के अंदर जो मैंने कंपोनेंट स्कैन का इंस्ट्रक्शन दिया, तो जिस जिस क्लास के अंदर कंपोनेंट लगा हुआ होगा एनोटेशन, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा। तो com डॉट पैकेज के अंदर आएगा, इस पैकेज के अंदर आएगा और वो सारे क्लास को ओपन करके चेक करेगा जो जावा का फाइल है। ओके, तो वो सबसे पहले कॉम डॉट ऐप पैकेज के अंदर एम्प्लॉय डाउन नाम का जो हमारा क्लास है, ये हमारा एम्प्लॉय डाउन नाम का जो हमारा क्लास है, इसके ऊपर ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम लोगों ने कंपोनेंट नाम का एनोटेशन यूज ही नहीं करा, तो इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाएगा। ओके, इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाएगा कंटेनर, यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाएगा इस वक्त, क्योंकि मैंने क्या करा है कि यहाँ पे कंपोनेंट डाउ में, इस डाउ क्लास में डॉट एम्प्लॉय डाउ डॉट जावा क्लास में कंपोनेंट रखा नहीं, तो ये क्लास नहीं बनाएगा। ओके, मैं से यहाँ पे समझाऊंगा। ओके, वो पिक्चर सेम ही है वहां पे, बस इस कंटेनर के अंदर क्या होगा कि इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि कंपोनेंट मैंने लिखा ही नहीं, तो इसका क्लास ऑब्जेक्ट नहीं बनाएगा। ओके, देन उसके बाद फिर दूसरा फाइल ओपन करेगा, कंटेनर दूसरा फाइल ओपन करेगा, स्कैन करेगा। स्कैन का मतलब ही क्या हो रहा है कि इस पैकेज के अंदर सारे फाइल को स्कैन कर रहा है। तो फिर उसके बाद डाओ को स्कैन कर लिया, अब क्या करेगा, इस सर्विस को स्कैन करेगा, एम्प्लॉय सर्विस को। जैसे ही इस सर्विस को स्कैन करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा, इस वाले फाइल को ओपन करेगा, देखेगा कि अच्छा इसके अंदर तो कंपोनेंट है, इसका ऑब्जेक्ट का नाम ये देना है, इसके अंदर जो भी लाइन ऑफ कोड है उसे हम लोगों को क्या करना है, लिंक करना है ऑटो वायर की हेल्प से, वो करेगा। ओके, यहाँ पे ये हो रहा है, तो इसका तो ऑब्जेक्ट तुरंत बना देगा वो, इस वाले क्लास का यहाँ पे ऑब्जेक्ट वो बना देगा, लेकिन इस वाले क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है अभी तक। ठीक है, अभी हुआ क्या कि इस क्लास के अंदर मैंने एम्प्लॉय डाउ नाम का ऑब्जेक्ट डिपेंडेंसी बना दिया और यूज कर रहा हूँ क्या, ऑटो वायर की, मतलब कि उस क्लास को हमें क्या करना है, उस क्लास के ऑब्जेक्ट को क्या करो, इसमें लिंक करो, ऑब्जेक्ट को इंजेक्ट करो। और यहाँ क्लास कंटेनर इसका ऑब्जेक्ट बनाया ही नहीं है, वो ढूंढ रहा है अपने अंदर कि इसका तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो उस टाइम क्या होगा, जैसे ही मैं प्रोजेक्ट को रन करूंगा और जैसे ही मैं प्रिंट करने की कोशिश करूंगा इस एम्प्लॉय सर्विस के ऑब्जेक्ट के अंदर, अब मैं इसे रिमूव करता हूँ, इस एम्प्लॉय सर्विस को ऑब्जेक्ट को मैं प्रिंट करूंगा, तो इसके अंदर जो ये एम्प्लॉय डाउ है, तो उसके अंदर तो मैंने कंपोनेंट स्कैन का ऑब्जेक्ट बनाया नहीं, तो कंटेनर के अंदर तो ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, मतलब वो तो ढूंढ रहा है, ऑटो वायर यहाँ पे ढूंढ रहा है और यहाँ पे कुछ है ही नहीं, मतलब ये ऑब्जेक्ट है ही नहीं, आप ऐसे समझो। यहाँ पे तो कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, और वो क्या कर रहा है, ऑटो वायर एनोटेशन से ढूंढ रहा है कि ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है जिसे हमें क्या करना है, लिंक करना है ही नहीं। तो इस केस में क्या होगा, क्योंकि मैंने इस क्लास का कंपोनेंट अभी रिमूव कर दिया, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनेगा ही नहीं कंटेनर में। कंटेनर लिंक करने की कोशिश कर रहा है ऑटो वायर एनोटेशन के थ्रू, लेकिन इस क्लास के अंदर वो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, इस कंटेनर के अंदर वो ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो वो क्या करेगा, एक एक्सेप्शन रेज करेगा, उस एक्सेप्शन को हम लोग कहते हैं नो सच बीन डेफिनेशन एक्सेप्शन। देखो जैसे कि मैं अब रन करूंगा इस प्रोजेक्ट को, प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करूंगा, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो आपको अगर ये जो सबसे पहले एक्सेप्शन पढ़ने के लिए नीचे से आपको एक्सेप्शन पढ़ना है, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी एक्सेप्शन है तो आप नीचे से पढ़ना शुरू करोगे। ओके, जब भी एक्सेप्शन आए तो ओके, तो क्यों काउजेस बाय, सबसे पहले काउज, जहां पे काउज आएगा वहां से आपको पढ़ना है। ओ ORG स्प्रिंग फ्रेमवर्क बीन फैक्ट्री में नो सच बीन डेफिनेशन एक्सेप्शन नाम का एक्सेप्शन रेज हुआ है, जिसमें कह रहा है यहाँ पे नो क्वालिफाइंग बीन टाइप कॉम डॉट ऐप डॉट एम्प्लॉय डाउ। इस पैकेज के अंदर ऐसा कोई कंपोनेंट है ही नहीं
मतलब कोई बीन है ही नहीं जिसे आप क्या कर रहे हो कि इंजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, नॉट अवेलेबल, एक्सपेक्ट एटलीस्ट वन बीन विच ईच क्वालिफाई ऑटो वायर कैंडिडेट। इसका मतलब समझ रहे हो आप? तो आपको क्या कर रहा है कि अगर, कहाँ गया, ऑटो वायर से आप क्या कर रहे हो कि बीन को इंजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो इसमें, लेकिन ऐसा कोई है ही नहीं बीन। तो आपको क्या करना है, इस एक्सेप्शन से दूर हटने के लिए, मतलब एक्सेप्शन को खत्म करने के लिए, इसी ने हमें पहले से ही एक दिया है कि इसके अंदर आप क्या करो, रिक्वायर्ड करके ट्रू कर दो। ये बाय डिफॉल्ट क्या है, ये रिक्वायर्ड ट्रू है। अगर मैं इसे क्या करूं, फॉल्स कर दूं, तो ये एक्सेप्शन हमारा दूर हो जाएगा। ओके, बाय डिफॉल्ट इसके अंदर फॉल्स हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट क्या है, ट्रू है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ट्रू है कि अगर मिल गया तो ठीक है, अगर नहीं मिला तो आप मुझे एक्सेप्शन रेज करो, बताओ। लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर मिल गया ऑब्जेक्ट तो ठीक है। यहाँ पे आप समझो, अगर मिल गया ऑटोवायर का ऑब्जेक्ट, मतलब इस डिपेंडेंसी में जो भी ऑब्जेक्ट इंजेक्ट करना है, इसमें अगर ऑब्जेक्ट मिल गया तो ठीक है, अगर नहीं मिला तो आप एक्सेप्शन रेज नहीं करो, बाय डिफॉल्ट आप नल कर दो। तो ऑटोवायर में दो पैरामीटर, मतलब कि इसके अंदर हम लोग क्या पास करेंगे, रिक्वायर्ड इक्वल टू फॉल्स। मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो आप क्या करो, इंजेक्ट नहीं करो। तो अभी मैं यहाँ पे फॉल्स करूंगा तो यहाँ से ये एक्सेप्शन हट जाएगा। ओके, देखो बाय डिफॉल्ट क्या हुआ, नल हो गया। क्यों? क्योंकि इसे वो ऑब्जेक्ट मिला ही नहीं, किसका, एम्प्लॉय डाउ नाम का। ओके, क्योंकि इसके ऊपर मैंने कंपोनेंट रखा ही नहीं था। ओके, तो अब मैं इसके ऊपर रख देता हूँ कंपोनेंट, और इसका मैंने नाम रखा था डाउ साइड। मैं देख लेता हूँ, पिक्चर में भी मैंने वही रखा था, ई डाउ है, एम्प्लॉय डाउ। ये मैं समझाने के लिए यहाँ पे यूज करा था, मैं इसे रिमूव करता हूँ। ओके, अब क्या हुआ कि ऑटो वायर इस एम्प्लॉय डाउ को मैच कर जाएगा। अगर मैच कर गया, मैंने यहाँ से पहले ही से कंडीशन लिख दिया है कि ऑटो वायरिंग जब आप दो ऑब्जेक्ट को लिंक कर रहे होगे, तो अगर रिक्वायर्ड में मतलब कि अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो आप उसे फॉल्स कर देना, मतलब कि नल कर देना। मतलब इसमें जो वैल्यू इंजेक्ट करे जो पहले से है वही आप इसमें क्या करोगे, प्रिंट कर दोगे। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। तो अगर आप यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि ऑटो वायर का यूज क्यों होता है। ऑटो वायर का यूज होता है दो ऑब्जेक्ट को लिंक करने के लिए। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इट इज अ प्रोसेस ऑफ लिंकिंग ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन एसोसिएशन मैपिंग। एसोसिएशन मैपिंग जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हैज ए रिलेशन। देन उसके बाद हमारा सेकेंड पॉइंट क्या था कि ऑटो वायर एनोटेशन का जब हम लोग यूज करते हैं, ऑटो वायर एनोटेशन का जब हम लोग यूज करते हैं, एनोटेशन का जब हम लोग यूज करते हैं, तो कंटेनर क्या करेगा, सो उन दोनों ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, लिंक कर देगा। कंटेनर ओके, जैसे ही इस ऑटो वायर एनोटेशन का मैंने यूज करा इस फाइल में, तो ये क्या करेगा, इसके ऑब्जेक्ट को लिंक कर देगा। ओके, ऑटो वायर एनोटेशन इंजेक्ट डिपेंडेंसी बीन्स इनटू डिपेंडेंट क्लास, डिपेंडेंट बीन क्लास। ओके, बीन क्या है, एक तरह से ऑब्जेक्ट ही होता है। इन केस वो जो भी मैंने बातें वहां पे बोली वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। इन केस ऑफ एक्सएमएल हम लोग क्या यूज करते थे, एक्सएमएल जब हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करते थे तो वहाँ पे काफ़ी कॉन्फ़िगरेशन भी करना पड़ता था। एक्सएमएल का फाइल हमें क्या करना पड़ता था, रेफ टैग यूज टू लिंक ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट को लिंक करने के लिए हम लोग क्या करते थे, रेफ टैग का यूज करते थे। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया यहाँ तक। देन उसके बाद पहला था कि
अब एक्सेप्शन से रिलेटेड हम लोग देखेंगे, जो हम लोगों ने जो लास्ट में देखा था कि फॉल्स ट्रू क्यों होता है। ऑटो वायर विल सर्च फॉर चाइल्ड क्लास, चाइल्ड क्लास जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसे सर्च करेगा। इफ वन फाउंड मतलब एक भी मिल गया उसको, तो वो क्या करेगा, उसे इंजेक्ट कर देगा। ओके, और अगर नहीं मिला तो इफ जीरो फाउंड, तो आप मुझे अभी एक्सेप्शन नहीं, मतलब वो एक्सेप्शन का नाम मुझे कमेंट में लिख के बताओ कि उस एक्सेप्शन का नाम क्या था। अभी अभी मैंने आपको बताया था, उसे आप कमेंट में मुझे लिख के बताओ। देन थ्रो एक्सेप्शन नो सच बीन डेफिनेशन। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। एक तो ट्रू है, मैं इसे कमेंट कर देता हूँ ताकि आप प्रैक्टिस करते वक्त। और फ्रेंड्स, अगर आपको समझ में आ रहे हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से मेरे वीडियोस को फॉरवर्डिंग थोड़ा फास्ट हो जाती है, और आपके सब्सक्राइब से मुझे काफ़ी हेल्प मिल जाती है। ओके, मैं एक बार फिर से इसे रन कर लेता हूँ। ओके, मैंने यहाँ पे क्या करा है कि कंपोनेंट ऐड कर रखा है पहले से। दोनों को मैं लिख देता हूँ आपके पास, ताकि आपको प्रैक्टिस करने वक्त आपको समझ आए कि मैंने क्या करा था सेशन में। इधर गया। और गाइस, अभी आप वीडियो को बंद मत करना, क्योंकि अगर आप वीडियो बंद करोगे तो आप अपना टाइम यूज जो है सही से नहीं कर पाओगे, क्योंकि कुछ भी मैं अभी यहाँ पे कुछ बता दूँ, हो सके आप मिस कर जाओ, तो अगले सेशंस में आप मिस कर जाओगे तो वो दिक्कत हो जाएगी। ओके, तो अभी आप मैं नोट्स प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो आप इसे देखोगे। ओके, नो सच बिन डेफिनेशन क्या करके क्या आएगा, एक्सेप्शन आएगा। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वो वाले कॉम, क्योंकि देख तो लेते हैं, लेकिन आपको क्या करना है कि इसे प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रैक्टिस करने के लिए आपको प्रैक्टिस कैसे करें वो नहीं मिल पाता है। ओके, मैं भी यही फेस करता था, इसीलिए मैं दे रहा हूँ। ओके, मैसेज लाइक एटलीस्ट वन बिन रिक्वायर्ड, ऐसे करके आता है ना, रिक्वायर्ड। ओके, अब यहाँ से मैं जो प्रोजेक्ट मैंने बनाया है, ये वाला प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट को मैं क्या करूँगा, इसके सारे कोड को आपको दे दूंगा। आप यहाँ से देख देख के पहले प्रैक्टिस करना, डायरेक्ट आप गिटहब के सोर्स कोड पे मत चले जाना। ओके, कोड प्रैक्टिस। सबसे पहले हम लोगों ने प्रोजेक्ट का नाम रखा था, प्रोजेक्ट ने। ओके, देन उसके बाद प्रोजेक्ट का नाम हमारा था ऑटो वायर एनोटेशन। सबसे पहले हम लोगों ने पॉम डॉट एक्सएमएल में कॉन्फ़िगरेशन करा था, तो पॉम डॉट एक्सएमएल का मैं फाइल यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, देन उसके बाद हम लोगों ने दो फाइल बनाए थे। पहला बनाया था हम लोगों ने एम्प्लॉय डीओ, जो कि हमारा स्प्रिंग फाइल था। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्प्रिंग बीन फाइल था, एम्प्लॉय डॉट डॉट जावा डॉट डॉट जावा।
और एम्प्लॉय डाउ के क्लास को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ओके, ऐप कॉन्फ़िग। और गाइस प्लीज़ मेरा काफ़ी रिक्वेस्ट है कि मुझे ये कोर्स कंप्लीट चलानी है। कोई मैं ऐसा, सॉरी, मैं टेस्ट माई ऐप कॉन्फ़िग का फाइल किधर है, मुझे कोर्स कंप्लीट चला रहा हूँ क्योंकि अराउंड 100 के अराउंड ये वीडियो मुझे लगती है जाने वाली है। ओके, तो आप क्या करोगे कि 100 होने से पहले आप इससे धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे। ओके, क्योंकि ये सेशंस हर दिन एक बार, हर दिन मैं अपडेट करता रहता हूँ आगे क्या क्या सीखना। ओके, और इसे प्रैक्टिस करते रहना है आपको बार बार। ओके, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो सेशंस तो देख लेते हैं, लेकिन जब वो कोड नहीं करेंगे तो वो कॉन्सेप्ट को समझेंगे भी नहीं। ओके, तो आपको कोड साथ ही साथ करते चलना है। जैसे जैसे सेशन कंप्लीट होगा, जैसे जैसे मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, वैसे वैसे आपको क्या करना है, इसका क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस करते रहना। ओके, अब हमारा टेस्ट फाइल है, यहाँ पे मैंने कंटेनर से रिलेटेड फाइल को ऐड कर दिया है। ओके, देन लास्ट में मैं क्या करूँगा, इसका डायग्राम पेस्ट कर दूंगा जो मैंने यहाँ पे बनाया है। ओके, और इसके सारे पीडीएफ आपको उस गिटहब के लिंक पे मिल जाएंगे। ओके, तो आप वहाँ से इसे क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। ओके, इसके सारे नोट्स मैं वहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। और ये हम लोगों का एग्जाम्पल था, इसे हम लोग क्या करेंगे, अपने फाइल में ऐड कर लेंगे। ओके, ओके, तो अगर आपको समझ में आ गई हो ये सारे कॉन्सेप्ट, ऑटो वायरिंग का कॉन्सेप्ट कैसे हम लोग यूज करते हैं, ऑटो वायरिंग का क्या काम है, ये क्या करता है कि ऑब्जेक्ट को लिंक करता है। कंटेनर क्या करेगा, ऑटो वायर एनोटेशन अगर मैं यूज करूंगा तो वो आपस में दोनों को क्या कर देता है, लिंक कर देता है। ओके, और उसके ऑब्जेक्ट में जो डिपेंडेंसी है, उसके डिपेंडेंसी में उस ऑब्जेक्ट को इंजेक्ट कर देता है। ओके, तो मैं यहाँ पे आउटपुट देना भूल गया, मैं आउटपुट नहीं दिया था। 1 मिनट। ओके, तो अगर आपको समझ में आ रही हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरा बार बार रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे काफ़ी मुझे हेल्प मिल जाती है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको सेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा कैसा लगा। ओके, और इस कोड को मैं गिटहब पे ऐड कर दूंगा, इसका डिस्क्रिप्शन आपको, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच।